बिहार में 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। सभी दल अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। एनडीए जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सबको लेकर लगातार वो जिलों में दौरा कर रही है। तेजस्वी यादव खुद घूम रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं। अब उनका आखिरी चरण, आखिरी पड़ाव आ गया है। नालंदा में उनका सभा होगा और नीतीश कुमार भी लगातार घूम रहे हैं। 2025 की तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तविक में नीतीश कुमार फिर से गद्दी पे काबिज होंगे, नहीं होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, या फिर एनडीए के अंदर ही दबाव इस तरह का ही बन रहा है, इस तरह की बातें हो रही है कि नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं होंगे। लेकिन अगर इस तरह की बात अगर अब सामने आ जाएगी, पहले सामने आएगी, तो समीकरण बदल सकता है। मेरे साथ इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी। पहले पप्पू यादव की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे और अभी भी पॉलिटिकल गतिविधि में लगातार इनकी पैनी नजर रहती है। और अरविंद निषाद जी हैं जो जेडीयू से प्रवक्ता भी। आप दोनों का स्वागत है जी। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे राघवेंद्र जी, बिहार में राजनीतिक जो हालात है, लगता है कि मौजूदा जो स्थिति है, मौजूदा सरकार है, वो कंटिन्यू करेगी 2025 या फिर कुछ परिवर्तन होगा? कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार और प्रतिपक्ष दोनों में बहुत ही कांटे का संघर्ष है। पिछले चुनाव में भी देखा गया कि दोनों ही आमने सामने कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में थे। जरा सी चूक से कोई पक्ष हार जा रहा है, जरा सा बेहतर परफॉर्मेंस से कोई पक्ष जीत जा रहा है। तो दोनों ओर पलड़ा बराबर के तौर पर है, ऐसा मान करके चल सकते हैं। छोटी सी कोई गड़बड़ी होगी तो किसी को भी मात खाना पड़ सकता है। इसलिए यह कह करके हम नहीं चल सकते हैं कि सरकार के खिलाफ में भी बहुत ज्यादा जनमत है, और यह भी हम नहीं कहेंगे कि सरकार के पक्ष में भी बहुत ज्यादा उबाल है। तो जनता संतुलित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों को सामने में रखे हुई है। दोनों तरफ लोगों की निगाहें हैं, और यूं कहे कि नीतियों से ज्यादा यहाँ जाति और धर्म के आधार पर लोग बटे हुए हैं, और इसीलिए बिहार में कोई निष्पक्ष राजनीति की बात नहीं हो पा रही। नहीं होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले कई टर्म से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चर्चा घूमती है। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं, मुख्यमंत्री वही होते हैं। वो एनडीए में आते हैं, मुख्यमंत्री वही होते हैं। क्या ये कंटिन्यूटी आगे भी बनी रहेगी? देखिए, पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का जो नजरिया और सरकार चलाने का जो सिस्टम डेवलप किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, उसमें लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 19 वर्षों का, उसमें जनता से किए गए हर वायदों को नीतीश कुमार जी ने पूरा किया है। चाहे वो उनके लिए विकट परिस्थिति हो, या 2010 का जो सबसे ज्यादा जेडीयू और एनडीए के लिए जो बहुमत वाली सरकार हो उसमें, और महिलाओं के मांग पर शराबबंदी का फैसला हो। क्योंकि जीविका दीदियों के कार्यक्रम में श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 2015 की सभा में गए थे और महिलाओं के बीच से यह स्वर उठ करके आया था, लेकिन यह जान नहीं रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री चेयर से उठते हैं, माइक पर जाते हैं और डैश पर जाकर के उन्होंने घोषणा किया कि पुनः मेरी सरकार बनेगी तो मैं शराबबंदी कर दूंगा। आज पूरे प्रदेश में इस शराबबंदी के अनेक फायदे, अनेक अध्ययन हुए हैं। बिहार के संस्थानों ने अध्ययन किया है, दूसरे प्रांतों के संस्थानों ने अध्ययन किया है। जीविका दीदी, आज जीविका दीदियों का जो प्रोजेक्ट्स है उसको भारत सरकार ने आजीविका नाम से अडॉप्ट कर लिया है। इस तरह की जो उपलब्धियां रही हैं, इसी उपलब्धियों के आधार पर नीतीश कुमार जी को इस प्रदेश की जनता बार बार अपना सेवा करने के लिए उनको चुनती है। हाँ, इसमें जरूर है, आप यह कह सकते हैं कि 2010 के बाद आपका सीटों का जो संख्या है वह कम होते आया है,
तो उसमें अगर विश्लेषण में जाएंगे तो तरह तरह की बातें आएंगी, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि विगत कुछ महीनों पूर्व बिहार में जो लोकसभा के चुनाव हुए और उस लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में कोई कह नहीं रहा था कि चारों सीट एनडीए जीतेगी और जदयू के खाते में जो बेलागंज सीट थी वो भी जीतेगी। लेकिन हम बेलागंज भी जीत गए, रामगढ़ भी जीत गए और अन्य 2 सीट भी हम जीत गए। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भरोसा और विकास लोगों का है, भरोसा और विश्वास है, और विकास की गति लगातार आगे चल रही है। सही बात राघवेंद्र जी। लेकिन एक सवाल है, इन्होंने जो कहा कि मंच से आकर नीतीश कुमार ने घोषणा की शराबबंदी लागू कर दी है, जीविका आज आजीविका हो गया, नेशनल लेवल पे इसको माना जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन नहीं लगता है कि शराबबंदी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं? आज भी शराब मिल रहा है, शराब से मौतें हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो मामला है कि तेजस्वी यादव या फिर बाकी विपक्ष के लोग हमेशा इस मुद्दे को उठाते हैं। क्या ये जनता को हिट नहीं करेगा, उसका असर नहीं देखने को मिलेगा चुनाव में? ये देखिए, शराब तो बंद है नहीं बिहार में, व्यवहारिक तौर पर, कानूनी तौर पर जरूर बंद है। व्यवहारिक तौर पर शराब बंद नहीं है, लेकिन ये एक नीतीश जी के मन में एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करने की बात रही होगी कि हम एक आदर्श समाज बनाने की बात करें। तो बहुत सारी चीजें थियोरेटिकल अलग होती हैं और प्रैक्टिकल अलग होती है। थियोरेटिकल अगर आप देखेंगे तो लगता है कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब बंद होने के भी कई तरह की खामियां बिहार को भुगतना पड़ रहा है और कई तरह के लाभ भी मिले हैं। दोनों बात है, अरविंद जी ने इशारा किया उस तरफ में कि कई तरह की समीक्षाएं इस पर हुई है। लेकिन इस जहां तक निवेश की बात होती है, तो निवेश के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे बिहार में, तो शराबबंदी के कारण से कई सारे उद्योग, कल कारखाने और कई सारी मीटिंग्स, कई सारे इंडस्ट्री यहाँ नहीं खुल पा रही है, क्योंकि बहुत जो वीआईपी लोग हैं वो थोड़ा सा शराब का सेवन करते हैं और वो खुले तौर पर करना चाहते हैं। यही वजह है कि बिहार की कई सारी कंपनीज की मीटिंग्स बिहार के अगल बगल वाले प्रदेशों में, झारखंड में हो जाता है, यूपी में हो जाता है, बंगाल में चला जाता है। तो बगल के प्रदेशों में कई सारे कारपोरेट सेक्टर के लोग बैठक करते हैं। तो अमूमन हम ये चाहते थे कि सरकार ये चाहती थी कि शराब पीने से जो सामाजिक बुराई है उस पर रोक लगे। तो सामाजिक बुराई पर कानून का सख्ती के तौर पर पालन करने से भी लग सकता था। शराब पीकर के लोग सड़क पर हंगामा करते थे तो वो कॉमन आईपीसी सीआरपीसी की धारा के तहत वो गिरफ्तार हो सकते थे। ये केवल प्रशासन सख्त हो जाता तो। दूसरी बात, आम आदमी के बीच में, गरीब आदमी के बीच में शराब की लत न लगे, इसके लिए भी कई सारे प्रिवेंशन के स्टेप्स हैं जिसको लागू किया जा सकता था। कई राज्यों में इस पर भी रोक लगा करके प्रिवेंशनरी स्टेप्स लाए गए हुए हैं। लेकिन शराब की वजह से बिहार को कई तरह का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान हुआ है, लेकिन सामाजिक फायदा कुछ हुआ है, लेकिन आर्थिक नुकसान हुआ है नहीं। राघवेंद्र जी ने जो इशारा किया, अरविंद जी, इससे ये बात मान रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत के जो लोग हैं, जो यहाँ ला के इंडस्ट्री स्थापित कर, कुछ ना कुछ परेशानी हुआ है। परेशानी की बात इस लगातार 20 साल से आप लोग कई बार उद्योग मंत्री बदले हैं। आज नीतीश मिश्रा हैं, शाहनवाज हुसैन थे, उसके पहले आप थे, कई बार तो विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहा। लेकिन आप क्या मानते हैं कि 20 साल में कितने इंडस्ट्री को आप बिहार में स्थापित कर पाए? देखिए, पहले बिहार में इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं होती थी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कहीं कोई मीट नहीं होता था। इन 20 वर्षों में दर्जनों बार पटना की धरती पर मीट हुआ है। एक मिनट, मैं आगे उस पर आता हूँ। आज बिहार में इथेनॉल की इकाई लगी है, एक जगह नहीं, जिनका आपने नाम लिया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, नालंदा में भी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी भी गए, तीनों जगह मुख्यमंत्री जी गए थे। तो अभी सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल
को कर्नाटक के एक बड़े व्यवसायी ने आकर के उसको लिया है और सफलतापूर्वक वो चला भी रहे हैं। एटलस साइकिल की कंपनी यहाँ अपना प्रोडक्शन कर रही है। पहले साइकिल का उत्पादन यहाँ नहीं होता था। बहुत दिनों तक हीरा फैक्ट्री ये हीरा व्यवसाय भी पाटलिपुत्र में हीरा को माने हीरा के क्षेत्र में, अब उतना तो हम टेक्निकल नहीं बता सकते हैं, हीरा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं काम बढ़ा था। अन्य ऐसी छोटी इकाइयां भी बिहार में आज लगी हैं, जिससे यहाँ जिससे इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हैं। अब मास लेवल पे आप इतना बताइए कितने लोगों को रोजगार आप दे पाए होंगे, अंदाज इतनी बड़ी आबादी। तो सरकार यहाँ स्टार्टअप योजना और युवा उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए सरकार दे रही है और उस 10 लाख में 5 लाख रुपया अनुदान है। उसकी सफलता को देखते हुए अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 महीना पूर्व कैबिनेट में फैसला किया कि अब जिले स्तर पर जिला उद्योग विकास पदाधिकारी के स्तर पर ही 10 लाख रुपया देने का निर्णय हो जाएगा। पहले वो राज्य स्तर पर होता था, अब वो जिले का स्तर। ये इसकी सफलता का द्योतक है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ छोटा छोटा उद्योग लगा रहे हैं, कल कारखाने लगा रहे हैं। जिस राज्य में पहले किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां नहीं थी, आज छोटे छोटे औद्योगिक इकाई आज लग रहे हैं। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी के योजना से, नीतीश कुमार जी के शांतिमय व्यवस्था से राज्य में जो आपराधिक घटनाएं पहले हुआ करता था, उस आपराधिक घटनाओं पर आज अंकुश लगी है। चर्चा कर रहे हैं। आज की ताजा खबर है कि कंकड़बाग इलाके में अपराधी सरेआम घुसे हुए हैं। करंट हम लोग जिस समय चर्चा कर रहे हैं, लाइव अभी चल रहा है लोगों चैनल पे कि अपराधी घुसे हुए हैं। इस तरह की स्थिति राजधानी के अंदर धमक है, तो आप कैसे करते हैं? अक्सर सवाल विपक्षी उठाते हैं, अक्सर घटनाएं हो रही है, सब यह घटनाएं कम नहीं हुई। देखिए मैं मान रहा हूं कि आज राजधानी में आज इस प्रकार की घटना घटित हुई है, लेकिन आप यह भी बता दीजिए, अभी सुभाष यादव ने एक बात की एक बात का उद्घाटन, मैंने रहस्योद्घाटन किया कि लालू जी के राज में कैसे अपराधी संरक्षण पाता था। नहीं, टोटल बात सही है। नहीं, सुना जाए अपराधियों को संरक्षण मिलता था और कैसे अपहरित व्यक्तियों से धन की वसूली की जाती थी। आज पिछले 19-20 वर्षों में कोई यह नहीं कह सकता है कि शासन के स्तर पर, मुख्यमंत्री जी तो छोड़ दीजिए, शासन के स्तर पर किसी व्यक्ति, किसी संगठन या संगठित गिरोह को संरक्षण दिया जा रहा है। आपराधिक घटनाएं पटना ही नहीं, देश और दुनिया के लेवल पर हो रहा है। उसके अनुसंधान और उसका कैसे अंतिम परिणति पर पहुंचा जाए, अपराधियों को कैसे सजा दिलाई जाए, इस दिशा में सरकार बेहतरीन काम कर रही है। सुभाष यादव की बात कहें, और सुभाष यादव का काउंटर साधु यादव ने भी किया। आपको लगता है कि सुभाष यादव जो जितना आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह से 100% सच है? जब उन चीजों पर हम समय अपना बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा, तर्क दिया कि बिहार 20 सालों के अंदर में औद्योगिक प्रगति हुई है, यहाँ पर पूंजी निवेश हुए। मैं नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किया हूँ। नीतीश कुमार जी जब 2005 में सत्ता में आए थे, उस समय का जो डेटा था, बिहार 2005 में 2 राज्यों से आगे था। हर मामले में, कई मामलों में आगे था, खासतौर पर उड़ीसा से और राजस्थान से। 2005 में साक्षरता के मामले में भी आगे था, पर कैपिटा इनकम के मामले में भी आगे था, और कुछ चीजों के मामले में आगे था। लेकिन इन 20 वर्षों में हमारा बिहार सबसे फिसड्डी साबित हो गया। हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े प्रांत के रूप में अब हो गए। ये बात भी नहीं आप कह सकते हैं कि उस समय से पहले झारखंड भी अलग हो गया था। झारखंड के कारण भी बिहार की तरक्की होती थी, आर्थिक उद्योगीकरण वगैरह की चर्चा होती थी, लेकिन 2005 में झारखंड अलग हो चुका था, तब भी बिहार आगे था। लेकिन 2020-25 में अभी तुलना करें और इन 20 वर्षों के आर्थिक प्रगति की अगर यात्रा को हम देखें बिहार की, तो हमको लगता है कि बिहार ने तरक्की जरूर किया, बिहार का प्रोग्रेस जरूर हुआ,
लेकिन हम किसी राज्य को पीछे नहीं कर पाए। जो हम 2 राज्यों से आगे थे पहले, उस दौर में हम दूसरे राज्यों की राष्ट्रीय तरक्की, औसत में अभी भी कम है। राष्ट्रीय औसत में हम कम रह गए और दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ तरक्की उस अनुपात में नहीं हुई। बालकृष्ण जी, जो बिहार का अभी विकास दर है, देश के सभी राज्यों से अभी विकास दर बिहार का सबसे ज्यादा है। हमेशा आप लोग, हाँ, ये भारत सरकार डाटा जारी करती है। हाँ, और बल्कि देश का भी जो विकास दर है उससे भी ज्यादा हम लोग हैं, विकास दर के फास्ट हैं। ठीक है, जो डाटा सामने आया है मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस द्रुत गति से और जिस समग्रता में 20 वर्षों में काम हुआ है, इन 20 वर्षों का जो मूल्यांकन आगामी 5-7 साल 10 सालों के बाद जब होगा और राज्य सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टरों में जब ग्रो करने लगेगा, विकास करने लगेगा, तो उस समय आप देखिएगा कि बिहार कहां से कहां किस पायदान पर रहेगा। एक, किसी भी राज्य को, देश को प्रगति करने के लिए कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण होता है। बिहार में कम्युनिकेशन आज सबसे फास्ट है। बिहार में कम्युनिकेशन, चाहे वो सड़क की कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी के मामले में हम भी पीछे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम एयर कनेक्टिविटी में भी हम अन्य राज्यों के समान आगे रहेंगे और विकास की गति आगे बढ़ रही है लगातार। हम इस पे चर्चा यहीं पर थोड़ा सा नहीं, यहाँ आपको मैं बताऊं कि अगर आप प्रति व्यक्ति कितना सड़क किलोमीटर है, अगर देश का औसत मानेंगे आप, तो सबसे कम अभी बिहार में ही है। दूसरी बात कि दूसरे राज्यों में आप महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका की बात करें, आंध्रा की बात करें, तो वहाँ 8-8 लेन की सड़कें बनी हुई हैं और हम लोग 4 लेन की सड़क पर हम लोग अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बिहार तरक्की कर रहा है, लेकिन उस तरह का दावा है कि पहले कुछ नहीं था, आप 4 लेन तक आ गए। बहुत जगह और भी कुछ नहीं था, बहुत जगह और कुछ नहीं था। नीतीश कुमार एक बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री थे, हैं। इनके काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उस समय लगता है कि आप इतने योग्य होने के बावजूद भी जितनी उम्मीद आपको बिहार के लोगों ने आपसे की थी, उतनी उम्मीद पर आप खरे नहीं उतरे हैं। ये बात है, सही बात है। जो विकास की जो बातें हो रही है, सही बात है, विकास हुआ है, लेकिन जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस रेशियो में काफी असर है और कुछ कम है। लेकिन हम चर्चा दूसरे तरफ योग्यता की बात कर रहे हैं। एक सवाल बार बार आ रहा है अरविंद जी कि नीतीश कुमार जी को लोग अब कहें कि अब वो पटरी से उतरने की स्थिति में है, उनका मानसिक तौर पे अस्वस्थ हैं और वो डिसीजन सही खुद से नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सवाल विपक्ष, क्या ये सब सवाल जो कर रहे विपक्ष अब से इत्तेफाक रखते हैं, सही है गलत है? देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष के पास कहने के लिए कोई एजेंडा है नहीं, और बगैर होमवर्क के विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने के लिए ही आरोप लगा रही है। आरोप लगाने के लिए आरोप विपक्ष लगा रही है। यहाँ विपक्ष कब पटना में होता है, कब वो कोलकाता चले जाते हैं नेता प्रतिपक्ष, और कब दिल्ली चले जाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता है। नहीं, अब मैं आपके प्रश्न पर अब क्या दिक्कत? अब मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ कि मुझे वह दिन भी याद है जब 2017-18 में सरकार से हटने के बाद मुख्यमंत्री जी पर कटाक्ष करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मेडिकल बुलेटिन जारी करने का उन्होंने उस समय भी चुनौती पेश किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तब से लेकर के आज तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं, बेहतरीन तरीके से कामकाज को संपादित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ना, वही मैं आगे आ रहा था कि देखिए ना, न्याय यात्रा से जो इनकी गति शुरू हुई है, अभी प्रगति यात्रा चल रहा है, और जिस कड़ाके की ठंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यात्रा पर जाते हैं, 10 बजे पहुंच नहीं यात्रा पर जाते हैं, तेजस्वी यादव ये जो अभी यात्रा इनकी चल रही है, कार्यकर्ता संवाद दर्शन यात्रा, अभी सोचिए कई फेज में, कंटिन्यूटी में नहीं है, और उसके पहले 3-4 उन्होंने यात्राओं की घोषणा की थी। कोई यात्रा पूरा करने का उनको
उनका इतिहास नहीं है। एक सवाल लेकिन उठ रहा है कि नीतीश जी यात्रा तो अभी कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पहले उनका सभा होता था, जनसभा होता था, लेकिन इस बार सब सभा बंद। मैंने उनको बोलने ने कहा जा रहा है कि हमेशा उनके हर देखिए नहीं ये गलत, नहीं ये गलत। कार्यक्रम का स्वरूप हमेशा बदलते रहता है। एक प्रकार के ही कार्यक्रम को चलाए रहने से नयापन नहीं आता है। नए चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए उसमें बदलाव किए थे। राघवेंद्र जी, एक तरफ विपक्ष जो है सीधे संवाद कर रही है और नीतीश कुमार संवाद बंद कर दिए हैं। ये सिर्फ पब्लिक ऑफिसर का मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या कहें? नीतीश कुमार अभी जरूरत किस चीज की है? डायरेक्ट संवाद करने की या फिर अधिकारियों के बीच सिर्फ फीडबैक लेने की? ये तो अभी इनकी जो यात्रा है उसको अगर न्यूट्रली देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं इनके यात्रा में तो पब्लिक कांटेक्ट तो होता ही है। नहीं, जीविका दीदियों के साथ तो लगातार कर रहे हैं, तो होता है। जनसभा नहीं करते हैं। ये आरोप है विपक्ष का कि सभा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ में जो प्रतिपक्ष है वह भी दमदार तरीके से बिहार के लोगों की आवाज नहीं उठा पा रहा है। बिहार के लोगों के प्रति भी विपक्ष का भी आकर्षण नहीं है। जैसे एनडीए पांचों दल जो है, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं और तेजस्वी की तरफ से सिंगल लीडर घूम रहे हैं। तो विपक्ष भी बिखरा भी हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। माले की एक अलग रैली हो रही है, कांग्रेस पार्टी में अलग सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, राजद का एक अलग अपना कार्यक्रम हो रहा है, सीपीआई सीपीएम का कोई गतिविधि दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब इधर देखिए, जनता के बीच में एक संदेश देने के लिए मैं एक न्यूट्रली एनालिसिस कर रहा हूँ पॉलिटिक्स का, बिहार के पॉलिटिक्स का, तो मैं देखता हूँ कि एनडीए तो अपना काम तेजी से कर रहा है। वो अपने पांचों दलों के प्रवक्ताओं के साथ जाकर के जिला में संवाद करते हैं, उसके बाद उनके अध्यक्ष जाते हैं, वो एक सभा करते हैं, फिर इस तरह से उनका कार्यक्रम तो चल रहा है जनता के बीच में। तो एक नीतीश कुमार जो जितनी बात कह सकते थे उससे कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से विभिन्न दलों के अध्यक्ष जाकर के अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी जो जगह जगह सभा कर रहे हैं, तो ये बेहतर तब होता कि तेजस्वी के मंच पर इनके भी महागठबंधन के सभी पार्टी के नेता उपस्थित होते और एक तब सभा बनती और तब दोनों तरफ से मोर्चा जम करके होता। तो लगता कि ये आमने सामने कहीं ना कहीं विपक्ष रणनीति में गड़बड़ी है। अच्छा, एक चीज अरविंद जी, एक बात हमेशा लगातार हो रही है इस बार कि नीतीश कुमार अगले सीएम होंगे कि नहीं, इस पे बीजेपी बहुत बच के काम कर रही है, बात नहीं करना चाहती है। क्या वास्तविक में यहाँ महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनाने की स्थिति अंदरूनी चल रही है? नहीं, कहीं कोई इस प्रकार की कहीं कोई बातें नहीं है। जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया उसी दिन शाम में 7 बजे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली की जीत की देशवासियों को, दिल्ली के लोगों को बधाई दिया, शुभकामना दिया और उसी भाषण में बिहार का जिक्र किया और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इनके शासन में आने के पहले बिहार के क्या हालात थे, आज क्या हालात हो गए। जहां जहां एनडीए की सरकार होती है वहां वहां बेहतर काम होता है, परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है। तो नीतीश कुमार जी आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के स्वाभाविक सीएम कैंडिडेट हैं और चुनाव में भारी बहुमत के साथ 225 जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति से ज्यादा भी अनुमान है कि आएगा और पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर कोई संशय नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ एनडीए जिस तरीके से मजबूती से पूरा 5 दल मिलके और पूरे बिहार में अपना 2025 की तैयारी में जुटा है, कहीं न कहीं विपक्ष कमजोर दिख रहा है और इसका असर सीधे 2025 में होने वाले चुनाव पर पड़ना है। ये चर्चा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप दोनों का धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।